आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे धर्मांतरण की। कुल मिलाकर पिछले 2 हफ्तों से धर्मांतरण को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन इस हफ्ते ये मामला कश्मीर तक पहुंच गया। वहां पे 2 सिख बच्चियों को अगवा करके उनकी अधेड़ उम्र के लोगों से शादी कराने का प्रयास हुआ और फिर उनके धर्म परिवर्तन का भी प्रयास हुआ। लेकिन क्या वाकई धर्मांतरण का एक इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा है? क्योंकि कुछ कोड वर्ड भी सामने आए हैं। आज इसी पर हम बड़ा खुलासा भी करेंगे, रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यह देश है हमारा में देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या वाकई धर्मांतरण के जरिए कोई इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा है जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्योंकि इस पे टेरर लिंक की भी बातें हो रही हैं। तो आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? इस हफ्ते के ये देश है हमारा में, जो कि वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम है, उसमें हम इसी की बात करेंगे। 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद से आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन आतंकवाद ने मेरी नजर में एक नया रूप धारण कर लिया धर्मांतरण का। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे को मैं पार्लियामेंट में उठाने जा रहा हूँ। तो बीजेपी सांसद रवि किशन डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण का मुद्दा धार्मिक आतंकवाद है और इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाई जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर बड़ी बैठक की और प्रदेश की सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि पूरी ताकत के साथ धर्म परिवर्तन गैंग के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये एक गंभीर किस्म का अपराध है। लालच दे करके, भय दिखा करके, विदेशी फंड ला करके अगर कोई धर्मांतरण का इस प्रकार से कुचक्र कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका खुलासा एटीएस ने किया है, तो महत्वपूर्ण है। मैं तो पुलिस टीम को बधाई देता हूं और एक एक अपराधी को खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यूपी में बर्दाश्त नहीं होंगी। जो इस प्रकार के गलत रास्ते अपनाएगा उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर कार्रवाई। केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि डरा धमकाकर या लालच देकर अवैध धर्म परिवर्तन का खेल नहीं खेलने दिया जाएगा। लालच देकर, डरा कर कन्वर्शन करना गलत है। ये बहुत लगातार बहुत सालों से चल रहा था। हजारों करोड़ देश में आता था, मगर मोदी सरकार आने के बाद ये रोकने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन अब हम देश के 24 राज्यों में फैले उमर गौतम वाले धर्मांतरण गैंग के कोड वर्ड का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ये वो कोड वर्ड है जिसके जरिए धर्मांतरण गैंग पूरा नेटवर्क चला रहा था। यूपी एटीएस ने नया खुलासा किया है। मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए कुछ कोड तैयार किए गए थे जिनसे बातचीत की जाती थी। एटीएस को ऐसे 7 कोड वर्ड मिले हैं, जिसमें 6 को डिकोड करके उसका मतलब पता कर लिया गया है, जबकि एक कोड वर्ड को डिकोड करना बाकी है। पहला कोड वर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी इस्लाम की तरफ वापस आओ। दूसरा कोड वर्ड मुत्तकी, जिसका मतलब है हक और सच की तलाश करना। तीसरा कोड वर्ड सलात, जिसका मतलब है नमाज। चौथा कोड वर्ड रहमत, जिसका मतलब है विदेशों से आने वाला फंड। पांचवा कोड वर्ड है अल्लाह के बंदे, जिसका मतलब है मूक बधिरों के वीडियो लाइक करने वाले। छठा कोड वर्ड है मोबाइल नंबर और जन्मतिथि, जिसका मतलब है धर्म परिवर्तन करवाने वाले की आईडी। और 7वां कोड वर्ड है कौम का कलंक। ये कोड वर्ड अभी तक डिकोड नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अवैध धर्म परिवर्तन के इस धंधे में उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर अंतिम कड़ी हैं, या फिर ये सिर्फ मोहरे हैं? सवाल है कि आखिर इनका आका कौन है, क्योंकि मामला सिर्फ यूपी, दिल्ली और कश्मीर का नहीं है। धर्मांतरण गैंग का जाल करीब करीब पूरे देश में फैल चुका है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। विदेशों से फंडिंग की पुख्ता व्यवस्था की गई थी।
पकड़े ना जाएं, इसके लिए बकायदा कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था और उन कोड वर्ड्स का खुलासा मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके समक्ष रखूंगा। एटीएस ने जांच में टेरर फंडिंग के भी सबूत मिले हैं जैसी जानकारी मिल रही है। धर्मांतरण के रैकेट से क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। मेरे साथ आज की चर्चा में गौरव भाटिया जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, ये भी वकील हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी, अपनी बात को बेबाकी के साथ रखते हैं। तस्लीम रहमानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, अध्यक्ष एमपी सीआई के हैं। शादाब चौहान है नेता पीस पार्टी के। असगर खान है मेरे साथ, पेशे से वकील है, उनका स्वागत है। और अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आज गौरव भाटिया आप चीफ गेस्ट हैं और आप चीफ गेस्ट इसलिए हैं कि आप ही की सरकार केंद्र में भी और लखनऊ में भी, यानी उत्तर प्रदेश में भी, और आप भी के एमओएस होम रेड्डी साहब कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं। बड़ी नॉर्मली उस बात को बोल रहे, बड़े हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं और देखिए इतना बड़ा ये चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अब नहीं चल पाएगा। लेकिन ये उमर गौतम पिछले 7 साल से ऑपरेट कर रहा था, जहांगीर पिछले 7 साल से ऑपरेट कर रहा था, तब से आपका शासन है। मैं आगे की बात नहीं करता, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आखिरकार ये खेल अगर चल रहा है और आपकी सरकार के मंत्री के मुताबिक, आपके डिप्टी सीएम कौशल मौर्य के मुताबिक अगर ये खुला खेल, ये नंगा नाच चल रहा है, तो आपकी सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी हुई है? सवाल जनता का आपसे है, देश का आपसे और मेरा आपसे है। मिस्टर भाटिया। अमित जी, देखिए, आपने जो चर्चा में विषय उठाया है उसको 2 भाग में बांट लेते हैं। पहली बात तो जबरन धर्मांतरण कराना। जब तक कि कोई जबरन धर्मांतरण को अपराध नहीं आप करेंगे, तब तक आप जो अपराधी होगा उसको सजा नहीं दे सकते। और ये आप भी मानेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता थी संविधान के प्रति, हिंदू समाज के प्रति, सिख समाज के प्रति और बाकी जो धर्म है उनके प्रति, कि हम अध्यादेश से ये कानून लाए उत्तर प्रदेश में। और आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं जहां पे ये कानून है। और इसीलिए ये जो उम्र का आप हवाला दे रहे हैं, और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि आज एक कानून है कि आप जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। और अब इसको आप तुलना करिए, पहले जो तुष्टीकरण वाली सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा, ये लोग क्या करते थे? मुजफ्फरनगर दंगे होते थे अमीर जी, नहीं सपा बसपा क्या करती थी? सपा बसपा को उखाड़ फेंका। आपको 325 सीटें विधानसभा में दी, आपको 300 से ज्यादा सीटें, आपको 300 से ज्यादा सीटें केंद्र में दी। एक सेकंड गौरव भाटिया, आपने 1.25 मिनट बोला, मैंने आपको नहीं टोका। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, जी किशन रेड्डी जो आपके गृह राज्य मंत्री हैं, वो जनाब कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए देश में आता था। मोदी सरकार के आने के बाद इसे रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। केशव मौर्य कहते हैं कि लालच दिखाकर, भय दिखाकर, विदेशी फंड लाकर अगर कोई धर्मांतरण का कुचक्र कर रहा है प्रदेश के अंदर, उसका खुलासा एटीएस ने किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये कुचक्र चल रहा है, ये विदेशी फंडिंग आ रही है, तो फिर ये आ कैसे रही है? अभी तक आपने इतनी सारी एनजीओस को बंद किया था, उसके बाद भी अगर फंड पहुंचा रहा है तो ये सिस्टम का कोलैप्स है। सवाल आप पे भी खड़े होंगे गौरव भाटिया, इसमें इत्मीनान से जवाब दीजिए। मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल करिए, आप प्रयास करिए और उत्तर दीजिए। आप उत्तरदायी हैं, आप शासन में हैं। बिल्कुल। देखिए, आपने जो दूसरा बिंदु उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र सुरक्षा का। और याद करिए, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये नहीं कहा था कि आतंकवादियों के भी हम मुकदमे वापस ले लेंगे अगर वो मुसलमान होंगे? उनके मैनिफेस्टो में लिखा है। और फर्क क्या आया मैं आपको बताता हूं। केवल उम्र का मामला नहीं, नवंबर 2020 में ऐसे तमाम आरोपी पकड़े गए जिन्होंने नाबालिग लड़कियों का धर्मांतरण कराया था। जाकिर नायक, उसकी संपत्तियां जब्त किसने करी? आप बताइए, हमारी सरकार ने करी। एनआईए, जो अलगाववादी कश्मीर में है, पाकिस्तान से रुपया आता था, बिट्टा कराटे, वटाली, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके जेल में डाला कि नहीं डाला? और आईसिस से जिनके लिंक थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। एसडीपीआई, पीएफआई,
कि लोग गिरफ्तार उत्तर प्रदेश से हुए, देश में भी हुए हैं। मैंने आपको इतने कम समय में 5 ऐसी बातें बताई जहां कार्रवाई हुई है। और ये क्यों संभव हुआ है? हम तो अपराधी को उसके अपराध के तहत सजा दिलवाते हैं। ये लोग चश्मा पहनते हैं धर्म का, और अपराधी अगर कहीं मुसलमान निकल जाए तो इनके मुंह में दही जम जाती है, बोल नहीं पाएंगे ये उसके खिलाफ। ठीक है, और छोड़ आपका देंगे, चार्टर प्लेन भेजेंगे कि मौलाना आ जाए मुख्यमंत्री। अनुराग जी का मैं रुख करता हूं, अनुराग जी भी इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, सवाल बड़ा डायरेक्ट है। कोडवर्ड का इस्तेमाल हो रहा था, ये पूरा एक गैंग चल रहा था। क्या आपको लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी को मुखर होकर इस विषय पे बोलना चाहिए कि अगर अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो ये गलत है? अच्छा, मैं अमीश जी मुखर होके बोलूंगा, टोकिएगा नहीं, क्योंकि भैया भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तो प्रयास ही करेगी। कह ही रहे हैं कि प्रयास है, तो आप समझ जाओ क्या कार्रवाई हो रही होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 तो आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है अनुराग जी? आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? आप कह रहे हैं बड़ी कार्रवाई और होनी चाहिए उमर गौतम के खिलाफ। मैं बोलूँ, हाँ बोलिए। मैं बोलूँ, आप समझ जाएंगे मेरी बात। जी। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 2014 से है। अब इनकी सरकार है। अगर मैं इनसे पूछूंगा, ये आपके एटीएस ने पकड़ा, उनसे पूछेगा कब से चल रहा था। अगर मान लो 2017 चल रहा था तो आपको 17 में जैसी सरकार गई वैसी आपको अरेस्ट कर लेना चाहिए था 18 में। तब आप उनको तो नहीं अरेस्ट कर पाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आप जरूर एफआईआर करके अरेस्ट करते रहे। मतलब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपको लगे कि वो खतरनाक हैं, लेकिन समाज के अंदर में जो इस तरह का कांड कर रहे थे उनको आप नहीं पकड़ पाए 4.5 सालों में। इसके मतलब कि आप मिले जुले उनसे हो, आप मिलके ये धंधा चलाते हो। मुझे तो ये शक होता है। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर में इन्होंने ये उत्तर प्रदेश में प्रयास ही कर रहे हैं अब तक, सिर्फ प्रयास। ये प्रयास कर रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, ये प्रयास कर रहे हैं जो यहाँ धर्म के ठेकेदार कैसे उनको बचाया जाए, ये प्रयास कर रहे हैं कैसे यहाँ पे जो यहाँ बेरोजगारी कम हो। प्रयास चल रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। ये प्रयास कर रहे हैं महंगाई कैसे कम हो। ठीक है, ये तो प्रयास कर रहे हैं। आपको 1 मिनट हो गया बोलते हुए। अनुराग मुक्त नहीं कर पाए। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, मैं जानना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं आपने या आपके वरिष्ठ ने एक सेकंड अनुराग जी ऐसा नॉन स्टॉप तो नहीं, 1 मिनट से ऊपर हो गया आपको। आपने बोला गौरव भाटिया की पार्टी जो है सिर्फ प्रयास करी है। चलिए आपकी बात को थोड़ा ऊपर रखता हूं, ये प्रयास करें, लेकिन आपके किसी नेता ने इस पे बयान देने का प्रयास नहीं करा। ऐसा क्यों? बाकी विषयों पे तो आप खूब बोलते हैं, इस विषय पर क्यों नहीं? इस विषय पर आपके नेता क्यों नहीं बोलने का प्रयास कर रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूं क्यों नहीं प्रयास करना चाह रहे हैं? क्योंकि 2022 के अंदर लोकसभा का चुनाव है, वहां पे मुस्लिम यादव समीकरण चलाना है, इस वजह से। समाजवादी सुनिए, अच्छा मैं बोलूं तब चिल्ला लेना। बोलिए, 30 सेकंड आपके पास। प्रयास नहीं करती है प्रभु समाजवादी पार्टी। हाँ नहीं, समाजवादी पार्टी प्रयास नहीं करती है, कार्यान्वित करती है, काम करके दिखाती है। इस देश के अंदर कोई व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो और किसी के साथ अन्याय करेगा, बच्ची के साथ, उसको कानूनन जुर्म है। उत्तर प्रदेश में कानून है, क्यों नहीं कानूनी सजा दे पाते? ये माहौल बनाते हैं लेकिन उसको सजा नहीं दिला पाएंगे। सजा दीजिए। आप 4.5 साल के पहले आपने क्यों नहीं पकड़ा? जब यहाँ लोकसभा का चुनाव था तब भी आपने यही माहौल बनाया था। तब तक आप क्या करते रहे? लोकसभा का चुनाव हुए कितने दिन हो गए? आज 2 साल हो गए। क्यों नहीं आपने पकड़ा? तब भी तो आप यही कह रहे थे कि यहाँ पे इस तरह की। ठीक है अनुराग गौरव भाटिया वांट्स टू रिप्लाई। 1 सेकंड शहजाद, होल्ड ऑन। गौरव भाटिया 40 सेकंड रिप्लाई टू अनुराग। मैं उत्तर दे दूं आधे मिनट में। ओके गौरव जी, धन्यवाद। प्रयास मत कीजिएगा, उत्तर दीजिए। 1 सेकंड देखिए अनुराग, सत्य को ये पराजित नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो कानून लाए, हमने तो गिरफ्तारी करी, लेकिन अखिलेश यादव तो का कानून लाए तो फिर कानून लाए तो फिर रो क्यों रहे हो भाई? तो फिर कानून को पालन करवाओ। कानून लाए, कानून का पालन कौन करेगा? समाजवादी तो कराएंगे नहीं। समाजवादी तो कानून का पालन नहीं कराएंगे। कानून का पालन तो सरकार को करना है। और आपका कानून तो सिर्फ समाजवादी के जिला पंचायत सदस्यों पे ही चल रहा है। उनका ही घर तोड़ रहे हो। उनका नहीं, उनके घर में बुलडोजर, आप बुलडोजर लेके घुसे हुए हो, वहां पे आप तांडव करवा रहे हो। आपके डीएमएसपी तांडव कर रहे हैं कि कोई जिला पंचायत अध्यक्ष न जीत जाए। आप वहां किडनैपिंग कर रहे हो। अनुराग भदौरिया आपकी समाजवादी पे चलता है। अनुराग भदौरिया आपकी पीड़ा पंचायत चुनाव है, उसको इसमें उसकी मिलावट इसमें मत करिए।
उसकी मिलावट, आपकी पीड़ा पंचायत चुनाव है उसकी मिलावट यहाँ मत करिए। आपके कैंडिडेट नहीं जीते, उनके कैंडिडेट जीत रहे, वो अलग पीड़ा है, उस पर किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। डीएमएसपी का विषय नहीं है ये। देखिए एक सेकंड, ऐसे बहस नहीं हो सकती। आई एम सॉरी टू से, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। शांत अनुराग भदौरिया, अपनी टर्न का वेट करिए ना। आपकी टर्न पे सब चुप रहे। एक अनुराग रुकना पड़ेगा, ऑडियो डाउन करिए। ओके, गौरव भाटिया, शहजाद पूनावाला दोनों बोलना चाह रहे हैं। ओके गौरव भाटिया, 30 सेकंड, योर टाइम स्टार्ट्स अगेन, मेक योर पॉइंट। थैंक यू। देखिए, हम कानून लाए, जो अपराधी हैं उनको हिरासत में लिया। इन्होंने क्या किया, बाबा जी का ठुल्लू। और ये कह रहे थे हम प्रयास नहीं करते, हम तो करके दिखाते हैं। सही तो कह रहे थे, मुजफ्फरनगर दंगे करके तो दिखाए। दुर्गा शक्ति नागपाल को हटा दूंगा, आधे घंटे में हटा तो दिया। वहां मुजफ्फरनगर दंगों में जो पीड़ित थे, टेंट में थे ठंडी रातों में, और ये ऋतिक रोशन का डांस सीख रहे थे, तो करके दिखाया। तीसरी बात, आप अखिलेश यादव का बयान देखिए। जहां बात आएगी मौलानाओं की, मुफ्तियों की, या अपराधी अगर मुसलमान होगा, इनके मुंह में दही जम जाएगी। इन्होंने धर्मांतरण का जो हम लोग कानून लाए हैं उसका विरोध किया है, और यहां पे आके बातें कर रहे हैं। नेता से ज्यादा प्रवक्ता बोल जाते हैं इनके। नेता लाइन तय करेगा कि प्रवक्ता लाइन तय करेगा, पूछिएगा इनसे। और कानून का नाम नहीं बता पाएंगे, पूछ लीजिए सीधा जाके। अनुराग भदौरिया, 20 सेकंड। उत्तर प्रदेश में उसका क्या नाम है? अनुराग, गौरव भाटिया, आप होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया, कानून का नाम क्या है? और आपके नेता कानून का विरोध करते हैं और आप कहते हैं कार्रवाई करिए। ये कैसा है कि एक तरफ तो दूसरा चेहरा, दूसरी तरफ अलग चेहरा? डबल स्टैंडर्ड क्यों, दोहरे मापदंड क्यों? अनुराग जी, अच्छा, मैं अपनी बात पूरी करें। इन्होंने 3 बातें बोली। इन्होंने बोला पीडीपी का नाम लिया। पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी, बताने की जरूरत नहीं है कि वहां मलाई खाने कौन गया था। और आतंकवादी को छोड़ने कंधार कौन चार्टर लेके गया था? चार्टर लेके कौन गया था? चार्टर लेके हम नहीं गए थे। कौन गया था चार्टर लेके? आप कंधार तक छोड़ने जाते हो आतंकवादियों को। और सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुनो नहीं सुनो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल से यहाँ पे है। आपने कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पे एक पेपर लेके घूमते रहते हो, हर जगह वही पेपर दिखा देते हो। ये देखिए पेपर, ये देखिए पेपर। अगर अपराधी मुसलमान निकला तो इनके मुंह में दही जम जाएगी। आप क्या इंतजार कर रहे थे? किसके ऊपर में? आपकी वजह से सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, पूरा जनमानस खतरे में है। आपकी पेट्रोल डीजल इतनी महंगी कर दी है, लोग बेरोजगारी में। ठीक है प्रभु, आपकी सरकार से पूरा जनमानस खतरे में पड़ गया है। आप किसी को जिंदा ही नहीं रहने दोगे। यहाँ तो पूरा। अच्छा ठीक है, विषय पर आते हैं। एक सेकंड, मैं विषय पर आता हूँ। तस्लीम रहमानी, देखिए मुझे लगता है कि जिम्मेदारी से बात करने का वक्त आ गया है। एक सेकंड गौरव भाटिया, मैं आपका रुख करूंगा बाद में, और शहजाद पूनावाला आपके पास आता हूं मैं। लेकिन तस्लीम रहमानी, क्विकली, क्योंकि आप बड़े महत्वपूर्ण गेस्ट है हमारे लिए। रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, धर्म परिवर्तन कराने की ये प्लानिंग है, और इसके कोड वर्क है मुतक्की, हक और सच की तलाश करना, सलात नमाज की बात करना, रहमत विदेशों से आने वाला फंड, अल्लाह के बंदे मूक बघीरों के वीडियो लाइक करने वाले, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि धर्म परिवर्तन करवाने वाले की आईडी बेसिकली चाहिए। कौम का कलंक, ये कोडवर्ड अब तक डिकोड नहीं हो पाया है। मैंने आपको 6 कोडवर्ड बताए हैं जो डिकोड हो गए हैं, ये 7वां कोडवर्ड है कौम का कलंक। ये डिकोड नहीं हो पाया है, ये डिकोड होगा तो हम आपकी जानकारी में लेकर आएंगे। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है ये जायज है? क्या आपको लगता है कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपने शुरू में बहुत सारे सवाल उठाए थे अपने प्रोग्राम शुरू करते हुए, तो मुझे ये लगा कि डर धर्मांतरण का नहीं है, डर है सत्ता स्थानांतरण का। सारा डर सत्ता स्थानांतरण का है, और उसके लिए ये जो वोकैबुलरी आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आपने कोड वर्ड का इस्तेमाल किया है, मुझे हंसी उसी पे आ रही है कि आप उन अल्फाज को कोड कह रहे हैं जो हज़ारों साल से, जब से उर्दू और अरबी ज़बान बनी है, उर्दू के शब्दों की एक शब्दावली आप अपने स्क्रीन पे हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं, और उसको आप कह रहे हैं हमने डीकोडिफाई कर दिया। इससे लगता है कि सत्ता स्थानांतरण की बात का ज़्यादा अहम है सवाल। दूसरी बात यह कि जो कानून पहले से उत्तर प्रदेश में या मुल्क में कहीं भी मौजूद हैं,
सरकार जो मौजूदा है उन कानूनों पर अमल करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि उनको लगता है शायद नेहरू गांधी के बनाए में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आरएसएस नहीं, पर ये भी तो जांच पड़ताल तो नए कानून बनाकर करना चाहते हैं, नए कानून बनाना चाहते हैं, ये जांच पड़ताल भी तो संविधान के दायरे में हो रही है। और ये कोडवर्ड मैंने डिकोड नहीं करे, ये कोडवर्ड जांच एजेंसियों ने डिकोड करे हैं, एटीएस ने डिकोड करे हैं। अरे भैया जांच एजेंसियां अगर उर्दू नहीं इसमें टेरर लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। कुछ भर्ती कर लीजिए जो इनको उर्दू और अरबी आती हो। ये मुत्तकी का लफ्ज इतना अच्छा तो अच्छा मुझे आप बता दीजिए, आप तो उर्दू के बाद आप तो उर्दू बहुत अच्छी जानते होंगे, बड़ी सुंदर जबान है उर्दू। लेकिन रहमत का मतलब अच्छा रहमत का मतलब विदेशी फंड होता है, रहमत का मतलब विदेशी फंड होता है। आप तो उर्दू के बड़े जानकार हैं, रहमत का मतलब विदेशी फंड होता है। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू का जानकार भी हूं, अरबी का जानकार भी हूं, हिंदी का जानकार भी हूं। हिंदी का जानकार साहब मैं शहजाद को लेकर आ रहा हूं चर्चा में। मुजरिमों का जब लफ्ज निकलता है तो मैं गौरव भाटिया की तरह खाली मुसलमान मुजरिमों के नाम नहीं लेता, मैं सारे मुजरिमों के नाम ले सकता हूं। रेमानी साहब, रहमत विदेशों से आने वाला फंड है। आप कहते हैं कि विदेशों से आने वाला फंड। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, आप उर्दू की जानकार आप कह रहे हैं, बताइए। एक मिनट सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, रहमत इज इक्वल टू विदेश से आने वाला फंड। मान लिया देश में पैसा लाना बंद कर दिया, लेकिन देश का पैसा चोरी करके हिंदुओं के हाथों भगाना शुरू कर दिया। क्या मैं ये ना कहूं अगर गौरव भाटिया मुस्लिमों का नाम लेंगे या बैठ के? ठीक है, शहजाद लेट्स कम ऑन फैक्ट। किस धर्म के थे, जेलों में जिनका हुआ वो किस धर्म के थे? एक सेकंड शहजाद पुनावाला, उर्दू के जानकार तो आप भी होंगे। एक भगोड़े कर आप बताइए, जो मुसलमान हो हजारों करोड़ रुपया मुझे भी मौका दिया जाए, बिल्कुल लेके भाग गए, इनके चहूते हिंदू लेके भाग गए हजारों करोड़ रुपया। एक मुसलमान का नाम बताइए। अच्छा ठीक है रेबानी साहब आप 2 मिनट मौका देंगे तो शहजाद पूनावाला और अमीश असगर खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। पूनावाला साहब, आप भी उर्दू जानते होंगे, क्या रहमत का मतलब विदेशों से आने वाला फंड होता है? शहजाद अमीश, जो लोग यहाँ पर उर्दू और अरबी जबान की पीएचडी करने का दावा कर रहे हैं उनसे पूछिए लश्कर तैयबा का मतलब आज क्या है, एजेंसियों ने कोड नहीं किया है। जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है, एजेंसियों ने डिकोड नहीं किया है। ISIS का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं जिहाद के शब्दों का आज उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको डिकोड करने में किसी की चूक हुई है, या ये मानते हैं कि आज जो लश्कर तैयबा है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जमात-उद-दावा बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि इनका नाम उर्दू और अरबी में है। तो पहली बात। दूसरी बात, धर्मांतरण जबरन तरीके से करना और जो आतंकवाद है, इनमें देखिए कितनी समानताएं और विशेषताएं हैं। दोनों में ISI का कनेक्शन, दोनों में विदेशी फंडिंग, दोनों में मजहबी कट्टरता और दोनों में कोडवर्ड का इस्तेमाल। तो आज इसको क्यों ना कहा जाए कि ये दरअसल जिहादी आतंकवाद है, क्योंकि इसका एक पहलू आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे पूरा का पूरा हिंदू समाज का धर्मांतरण करके उनको क्रिश्चियन बना दिया। आंध्रा में आप देख सकते हैं वहां पर भी किस तरीके का असर मिशनरीज कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके से, और वहां पर माओइज्म फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके की इंसर्जेंसी है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पर जब कार्रवाई करती है, आप गौरव भाटिया को आप 2-3 सवाल पूछ रहे थे, पर जब उनकी सरकार कार्रवाई करती है तो बिलक बिलक कर रोने वाली मंडली आ जाती है। अब आप पूछ रहे सवाल SDPI के प्रवक्ता से, मैं आपको बताता हूं, ये SDPI का वेबसाइट है और SDPI के वेबसाइट पे इन्होंने लिखा है कि याकूब मेमन को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जूम करके कैमरा पर्सन देख सकता है, ये उनके वेबसाइट पर। डोंट सेंड याकूब मेमन टू द गैलोज सेज SDPI। आप मुझे बताइए कि ये अगर ये याकूब मेमन के बचाव में आते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी उसको फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, और आप इनसे पूछ रहे हैं जबरन धर्मांतरण के बारे में। ये तो बचाएंगे क्योंकि PFI का पहला धर्म यही है कि वो जाकर जबरन धर्मांतरण करता है। और ये मैंने नहीं, ये वाम दल की सरकार ने हलफनामा देकर 2011-12 में हलफनामा देकर कहा है कि SDPI और PFI जो है दरअसल ये सिमी का अवतार है और ये क्रिश्चियन साइड
साइलो मालाबार चर्च और चर्च के लोगों ने कहा है, तो क्या वो भी आरएसएस और हिंदुत्ववादी है? कि आरएसएस जिसके आप पिट्ठू हैं, वो आप जिसके पिट्ठू आरएसएस है, वो आतंकवादी संस्था है, हलफनामा दे के कहा गया है। मगर आप देखिए अमीश, मैंने किसी के व्यक्तिगत तौर पर बातें नहीं की, मुझे मौका दीजिए एक सेकेंड। एक सेकंड अमीश, मुझे आप मौका दीजिए। अमीश, मैंने व्यक्तिगत नहीं बात की। अमीश जी, आप मुझे 20 सेकंड देंगे या मैं बीच में बोलूं? बिल्कुल, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं। अपनी बात को कंप्लीट कर ले 30 सेकंड में, फिर इनको बोलने दीजिए। आप किसी के साथ जुड़े नहीं हैं, कभी इस थाली में होते हैं, कभी उस थाली में होते हैं, तो आप तो जुड़े नहीं हैं कहीं। मैं बोल सकता हूं और शुक्रगुजार हूं मैं अल्लाह का कि मैं जुड़ा हुआ राइट टू रिस्पॉन्ड है। एक सेकंड असगर खान क्या है रेवानी साहब रिस्पॉन्ड। रेवानी साहब आप शहजाद रिस्पॉन्ड 20 सेकंड। शहजाद 20 सेकंड में क्यों पॉइंट? अमीश, हाँ अमीश, मुझे हाँ अमीश जी, पहले तो जिस व्यक्ति को ओखला में चुनाव लड़ने पर 200 वोट नहीं मिले, वो दूसरों को ना बताए कि कौन किसका पिट्ठू है। ये वो व्यक्ति है तस्लीम रहमानी, जिसने किस तरीके की बातें बाबरी मस्जिद और अयोध्या को लेकर की थी भड़काने के लिए, और ये कहा था कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे और हम लाखों लोग ले जाएंगे वहां पे बाबरी मस्जिद को कायम करने के लिए। और कितने लोग वहां पर पहुंचे ये व्यक्ति मुझे ना बताए। इसकी तो डिपॉजिट जब्त हो गई है, अभी ये हाल ही में चुनाव लड़ा था केरला से। तो ये बिन पैंडे के लोटे को, और आप यहां पे बुलाते हैं पीएफआई का प्रवक्ता जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने किसी पे व्यक्तिगत बात नहीं की अमीश, पर अगर मुझ पर यह व्यक्तिगत आरोप लगाए जाएंगे तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। और अमीश देवगन, मैंने जो सवाल पूछा है, क्या एसडीपीआई ने वकालत नहीं की है याकूब मेमन की? क्या एसडीपीआई के खिलाफ लेफ्ट की सरकार ने हलफनामा नहीं किया है? क्या उनके ऊपर सायरो मालाबार चर्च ने यह आरोप नहीं लगाया कि जबरन धर्मांतरण कराते हैं? दे सकता हूं आज आपको मैं पूरे तौर पर जवाब दीजिए सर। आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैंने कोई व्यक्तिगत बात नहीं बोली है, पर तस्लीम रहमानी अगर मैं उतर आया, मैं जवाब देने पर उतर आया, तो तस्लीम रहमानी मुंह छिपाने के लायक नहीं बचोगे तुम। मुंह छिपाने के लायक नहीं बचोगे। अगली बार मुझसे व्यक्तिगत मत होना तस्लीम रहमानी, अगली बार मुझसे व्यक्तिगत मत होना। और पहले मस्जिद के वोट ले आ जाकर, पहले मस्जिद, तेरी मस्जिद में जितने लोग हैं ना उतने वोट पाने की क्षमता रख। तेरे को 200 वोट नहीं मिले, तेरी मस्जिद के लोगों ने भाषा की मर्यादा हम दोनों तरफ से बनाएं और शब्दों का चयन ध्यान से करो। पर्सनल रिमार्क्स नहीं। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे के ऊपर वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा जारी है। कि एक बताइए, 18 साल की बच्ची जो मेजर है, फिर आप उसी में कानूनी अगर बात आप करते हैं, आप मुल्क के कानून को नहीं मानते, आप मुल्क की पुलिस को नहीं मानते, आप कोर्ट के कानून को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, आप यहाँ की कोर्ट को भी नहीं मानते। आप ये बताइए ना, मैटर करेगी। कौन कौन लोग बड़े प्रमुख तौर पे शामिल थे और कैसे ये सीमा पार से साजिश रची गई। पेपर रखना था, उसकी जगह पर हार्डबोर्ड रख दिया, ये उसकी चूक रहेगी। और इसी के चलते वो धमाका नहीं हुआ, यानी एक बड़ी आतंकी साजिश थी। देश का सबसे खौफनाक जंगल, दरिया और दलदल का रास्ता, और रात के अंधेरे में सदियों से दिखाई देती देवलोक की एक रहस्यमय रोशनी। और उनको हम ट्रैक कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जबकि 2 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। तो 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और जानकारी है कि 2 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की
ये खबर है जिसके मुताबिक 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। बुजुर्ग पिटाई मामला जिसमें पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है। गाजियाबाद पिटाई मामले में चार्जशीट दाखिल की है। 11 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल हुई है। 2 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किन 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट आनंद दाखिल हुई है और क्या कहा गया उसमें? जी देखिए गायत्री, जिस तरह से जो गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई हुई और उसे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, उसका एक वीडियो वायरल हुआ। उस मामले में जो गाजियाबाद पुलिस है उसने 29 तारीख को जो 11 आरोपी हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 295 और 147, 148, 149 के तहत ये चार्जशीट दाखिल की। और बता दें कि इसमें 2 लोगों पे गैंगस्टर है यानी रासू का भी लगाया गया है, जिसमें परवेज गुजर और जो कल्लू गुजर जो मुख्य आरोपी थे जिनके साथ बुजुर्ग का झगड़ा था ताबीज विवाद का, इन लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। 2 दर्जन से ज्यादा इसमें जो है वो गवाह बनाए गए हैं और बताया जा रहा है कि कई हजार पेज की चार्जशीट है। इस पूरे मामले में बता दें कि जल्द ही जो गाजियाबाद पुलिस है वो उमेद पहलवान वाला जो मामला है वायरल वीडियो का, उसमें भी अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी कोर्ट में। जी, इस पूरे मामले में क्या यही 11 आरोपी हैं या आनंद इसके अलावा भी और गिरफ्तारी हो सकती है? अब किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच भी आगे बढ़ेगी? जी देखिए, अब तक जो पुलिस का कहना है कि इसमें 11 ही आरोपी थे और जो तमाम लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था और जो गाजियाबाद की कोर्ट है वहां से इन लोगों को बेल भी मिल गई थी। इसमें जो परवेज गुजर है वो फिलहाल जेल में अन्य मुकदमे में बंद है, जिसे बाद में रिमांड पर लाया गया था। और इस पूरे मामले में जो उमेद पहलवान है उसके खिलाफ अब जो वायरल वीडियो मामला है उसमें जो है गाजियाबाद पुलिस आगे अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी। और बता दें कि इसमें जो 5 और लोग हैं जिनके खिलाफ जो ट्विटर के अलावा जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हें फिर से एक नोटिस भेजा गया है पूछताछ में शामिल होने के लिए लोनी बॉर्डर थाने में। जी आनंद, शुक्रिया। तो 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। बुजुर्ग पिटाई मामला जिसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई थी, इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही थी और अब पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है 11 आरोपियों के खिलाफ और साथ ही इनमें से 2 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। और इस बीच एक और अहम खबर मिल रही है। ये अहम खबर दरभंगा मामले से जुड़ी। न्यूज़ 18 के जनक दवे की खबर के मुताबिक दरभंगा पार्सल धमाका मामले में गिरफ्तार नासिर से पूछताछ में कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि नासिर ने बताया कि इकबाल खान ने उसे ऑनलाइन बम बनाने की ट्रेनिंग दी। उसका मकसद टाइम बम बनाना था और इसके लिए डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को फ्लेम मिलना जरूरी था और ऐसा हो इसके लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना पड़ता है। दोनों कैसे मिले और कितनी देर में मिले, इसके लिए नासिर ने एक रास्ता निकाला। उसे दोनों के बीच एक कागज रखने को कहा गया था। माना जाता है कि ऐसा करने पर कागज एसिड की वजह से कुछ देर में जल जाता और दोनों एसिड मिल जाते। ऐसा होते ही धमाका होता। इकबाल ने नासिर को दोनों एसिड के बीच कागज ही रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने गलती से दोनों एसिड के बीच हार्डबोर्ड रख दिया। बिहार के दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में दोनों आरोपी इमरान और नासिर को दिल्ली लाया गया है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन की खबर के मुताबिक दोनों आरोपियों को पटना से एनआईए की टीम दिल्ली लेकर पहुंची है। अब इमरान और नासिर से एनआईए दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ कर रही है। इमरान और नासिर को दरभंगा ब्लास्ट केस में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दोनों यूपी के शामली के रहने वाले हैं। एनआईए कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर भेजा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले पर। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन की खबर के मुताबिक एनआईए की टीम कफील को पटना की बेऊर जेल से लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। कफील को धमाके के मामले में यूपी से गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले ही एनआईए कोर्ट ने पूछताछ के लिए रिमांड को मंजूरी दी थी, जिसके बाद एनआईए की टीम कफील को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। लेकिन अब यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि कफील को भी दिल्ली लाया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। एक दिन पहले ही कफील को कोर्ट में पेश किया गया था। 6 दिन की रिमांड कफील को मिली थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली रवाना हो गई है एनआईए की टीम कफील को लेकर। एनआईए को फंडिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काफ़ी मिले हैं और उसकी इंटरनेशनल फंडिंग हुई है। 1,60,000 का ये जो आतंकी लश्कर तैयबा उससे हुई है और एविडेंस काफ़ी है एनआईए के पास। तो हम ये चूँकि अंदर इन्वेस्टिगेशन है तो इसको अभी डिस्क्लोज डॉक्यूमेंट्स करेंगे नहीं और इसको ये सलीम को जुडिशल कस्टडी में ही है। अभी एनआईए ने उसके हम लोग ने मांगा है ये काफिल का 6 दिन का और 9 तारीख तक मिला है। ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी? साजिश तो काफ़ी बड़ी थी और जब ये ब्लास्ट हो जाता तो काफ़ी जाने जाती। आप सोच सकते हैं कितनी अनलकीली बच गए, छोटा ही होकर रह गया।
उधर राजस्थान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद पर विवाद हो गया। राजस्थान बीजेपी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राजस्थान में सांसद और विधायक कोटे से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए थे, लेकिन अब बीजेपी ने इनकी खरीद और कीमतों पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी के कई विधायकों का यह आरोप है कि गहलोत सरकार ने कंसंट्रेटर सीधे कंपनियों से खरीदने के बजाय ऐसे लोगों से खरीदे जिनका मेडिकल व्यवसाय से कोई वास्ता ही नहीं था। इसके अलावा चीन की कंपनियों के बने कंसंट्रेटर की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही थी, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तब अस्पतालों तक पहुंचे। बीजेपी के आरोपों के बीच न्यूज 18 की टीम ने भी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद मामले की पड़ताल की। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता और कीमत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और यही देखने के लिए हम निकले हैं ग्राउंड पर, ये जानने के लिए कि आखिर जो विधायक कोष से, सांसद कोष से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए, जिनकी कईयों की कीमत 1 लाख तक है, वो आखिर कैसे हैं। इस वक्त हम पहुंचे जयपुर के पास में फागी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक अस्पताल है ये, और यहाँ ये देख सकते हैं कि स्टोर रूम में, अभी स्टोर रूम में वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो रखे हुए हैं, जो खरीदे गए। हमारे साथ में डॉक्टर अतुल गुप्ता भी हैं और डॉक्टर अतुल सक्सेना हैं जो इसके इंचार्ज हैं। ये हमें बताएंगे यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आए थे। ये देखिए कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे देखिए। भागीरथ चौधरी सांसद अजमेर द्वारा भेंट। ये जो है ये किससे, सांसद कोटे से खरीदे गए आए, सांसद कोटे के, और आपके पास भिजवाए गए हैं। इनका कोई रिकॉर्ड भिजवाया आपके पास में, कितने की परचेज है, क्या क्वालिटी? नहीं, ये बिल वगैरह हमारे पास नहीं आते हैं। हमारे पास तो मैसेज आते हैं कि सांसद कोटे से इतने कंसंट्रेटर है, आप उनको रिसीव कर लें, हम रिसीव कर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है भागीरथ चौधरी जो अजमेर के सांसद है, उन्होंने की ओर से दिए गए 85,000 एक की कॉस्ट खरीद, जिसमें खरीद हुई है, और मार्केट की जो इसकी वैल्यू है तकरीबन ये 50,000 के आसपास है। तो सवाल इसी बात को लेकर उठा है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद हुई है उनकी कीमत पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ऐसे ही कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो 1 लाख से ऊपर की कीमत में भी खरीदे गए। हालांकि अलग अलग तरीके की सफाई है कि पैंडेमिक थी, उस दौरान ज़रूरत ज़्यादा थी, लेकिन सवाल तो खड़े होंगे। कई के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं, जो खासतौर पर जो चाइनीज़ कंसंट्रेटर है उनकी गुणवत्ता पर ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि इस टाइम जो खरीद हुई है, क्या उनकी एक मोटे तौर पर पूरी जांच होनी चाहिए कि कितनी उनकी गुणवत्ता है, और जो कीमत दी गई है वो कीमत किस तरीके से मैच करेंगे कि बाजार से ज़्यादा दी गई। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। असगर खान, शहजाद पूनावाला, असगर खान आपकी बात पे रिएक्ट करना चाहते हैं? ओके, असगर खान, लेट मी गेट असगर खान। असगर खान, अमित साहब जी सर। तो ये कि रेवानी साहब शांत, किस टॉपिक पे, अमित जी ये समझ में नहीं आ रहा है किस टॉपिक पे आज हमारी बहस है। ये टॉपिक से हट के कहाँ जा रहे हैं। कभी बाबरी मस्जिद को ले आते हैं, कभी आतंकवाद को ले आते हैं, कभी दूसरी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। चाहे ये शहजाद पूनावाला हो, चाहे भाटिया साहब हो। भाटिया साहब खुद अभी 4 दिन पहले समाजवादी के गाने गाया करते थे, हमें और आपको सबको मालूम है। समाजवादी की ही गुलामी किया करते थे ये इससे पहले। आज बीजेपी के आप लोग देखिए, मुझे लगता है फैक्ट पे डिबेट करनी चाहिए। पढ़ के सुनाते हैं। असगर जी, लेकिन मैं फिर भी फैक्ट पे मैं चाहता हूं जिस टॉपिक पे अमित जी सुनिए, आप भी अपनी बात को रखिए। पर्सनल बात करके क्या हासिल कर लेंगे हम? मैं इसीलिए कह रहा हूं का पिट्टू है, कोई किसी की गुलामी करता था। टॉपिक पे बात करें जो नहीं, मुझे पता है, छोड़िए उसको। हम इसलिए कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, आप समाजवादी पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, आप गुलामी बैठे थे। लेकिन मैं ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ जी सर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ टॉपिक से ये हट के जाते हैं, फिर क्या फायदा। जवाब दीजिए ना, ये कोड वर्ड क्यों, बात ये है कि बार-बार क्यों जरूरी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं जरूरी है, क्यों विदेशी तार जुड़े हुए हैं, क्यों धर्मांतरण के खिलाफ आप लोग बोलना नहीं चाहते? जवाब दीजिए इस बात का। क्या धर्मांतरण गलत है? क्या उमर गौतम ने गलत काम किया? अरे आपके सवाल सुन लिए भाई, बिल्कुल सुन तो लीजिए हमारी तो बात। सर मेरा सवाल, हमने आपके सवाल सुन लिए। हाँ, बिल्कुल जनाब, आपके सवाल इत्मीनान से प्यार से जवाब दीजिए। सुन रहे हैं और आपको भी उर्दू बहुत अच्छी होगी। ये बताइए मुझे, ये रहमत का मतलब विदेशों से आने वाला फंड है और अल्लाह के बंदे का मतलब मूक बगीरों के वीडियो लाइक करने वाला है?
ये होता है इन सब उर्दू में, मतलब चलिए, बताइए अर्थात अच्छा, बताइए चलिए, सर प्लीज। अच्छा चलिए, जानकारी बढ़ाइए देश और दुनिया की। इसी का जवाब ले लीजिए। अमित जी, अरे अमित जी हमारी बात तो सुन लीजिए, आप 1 मिनट ठहरेंगे तभी तो बताएंगे, हाँ, वरना क्या बताएंगे। बोलिए। अगर आपने रहमत का मतलब यही निकाला है, रहमत का मतलब क्या है सबको मालूम है, आपको भी हमें भी, लेकिन अगर आपने रहमत का मतलब डिकोड करके यही निकाला है, अभी अभी आपने बताया, मैंने नहीं निकाला, मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूं, एटीएस की जानकारी है ये। ये एक जांच एजेंसी की है, अमीश देवगन कोई नहीं होता, एटीएस की जानकारी है ये, एटीएस की जांच पड़ताल है, भारत की संवैधानिक संस्था की जांच पड़ताल है। बताइए आप। आपका मामला ये है कि जब आपके साथी लोग बोलते हैं तो आप बोलने देते हैं। मैं बोलिए, जब आपके अच्छा, मेरा साथी कौन है वाले लोग बोलते हैं, इस चर्चा में तो मेरा आप बोलने साथी भी कौन नहीं है? देते। मेरा साथी कौन है? मेरे तो आपके साथी है असगर खान। आपने अभी मेरे साथी तो इस चर्चा में आप भी हैं। भाई साहब देवगन है तो, लेकिन आप मान कर रहे हैं। अरे कैसे मानूं बताओ? देवगन साहब मेरा कैसे मानूं बताओ? अच्छा भाई साहब सुन लीजिए, अच्छा भाई साहब आप तो पेशे से वकील है, मैं आपके तथ्य सुधार रहा था। आपने बोला कि आपने इसको डिकोड कराया, मैंने बोला मैंने नहीं, एटीएस ने डिकोड कराया। चलिए अब आपको मैं 1 मिनट देता हूं, इत्मीनान से अपनी बात रखिए, प्यार से अपनी बात रखिए, गुस्सा मत होइए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अमित देवगन साहब, दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम भाई। ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग इन सब चीजों का ये टाइम ही नहीं है, और कोर्ट तय करेगी। आपको भाटिया साहब भी यही बात बताएंगे, कोर्ट तय करेगी, ये अभी प्रॉपर टाइम नहीं है इन चीजों पे बहस करने का। नंबर 2, आप सुन लीजिए मेरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात हो रही है कि उनको लालच देकर, उनको जबरदस्ती करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अरे इस्लाम के बारे में थोड़ी स्टडी करिए आप। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज पे बहस करें तो थोड़ी सी स्टडी करिए। इस्लाम में जबरदस्ती कहीं नहीं है, अगर कोई जबरदस्ती धर्मांतरण होता है तो वो है ही नहीं, धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता। नंबर 2, 1 मिनट भाई उत्तर दे लेना, 1 मिनट यार ठहर जाओ आप, 1 मिनट तो मिला है मुझे बोलने का, वो भी आप नहीं बोलने दे रहे हैं। एक दूसरी चीज ये है कि आपने कहा छोटी छोटी बच्चियों को, माइनर को के साथ धर्मांतरण कर रहे हैं। अरे भाई धर्मांतरण माइनर का नहीं हो सकता, अनसाउंड का नहीं हो सकता। ये कश्मीर में क्या मामला सामने आया? आपको 1 मिनट 12 सेकंड हो गए बात करते हुए, आप बताइए ना। 1 मिनट 12 सेकंड हो गए बात करते हुए, मैंने काउंटडाउन ऑन कर रखा है। एक सेकंड सुनिए, कश्मीर में बच्चियों के साथ क्या हुआ है, जो सिख लड़कियों के साथ हुआ है कश्मीर के अंदर? कानून पहले से, अरे उत्तर आप प्रदेश कानून में को सिख करिए ना, लड़की के साथ क्या हुआ? एक सेकंड अपने कानून पे कश्मीर में सिख लड़कियों के साथ क्या हुआ बताइए? ना पुलिस पे एतबार है, ना आप पुलिस को मानते हैं, ना आप कानून को मानते हैं। गौरव भाटिया इस बात का जवाब देंगे, और शहजादपुरा वाला भी अपना हाथ खड़ा करे। फर्स्ट गौरव भाटिया रिप्लाई। ओके गौरव भाटिया, यू हैव अ राइट टू रिप्लाई। He commented on you as well. You make your point. हाँ, थैंक यू। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणियां इन्होंने करी, तो सबसे पहले तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करूंगा क्योंकि पेशे में मेरे साथी हैं, लेकिन गुलामी ना किसी की करी थी ना करेंगे। देश आज़ाद हुआ, हम भी आज़ाद हुए। और जहां तक गाना गाने की बात है ना, गाना गाना तो फिर भी ठीक है, किसी का भी गाओ, लेकिन कलमे पढ़ना आतंकवादियों के लिए, क्योंकि धर्म आपको सूट करता है और वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी होती है, ये गलत है, ये देश से गद्दारी है। दूसरी बात, कानून की ही बात कर लेते हैं। जो कानून उत्तर प्रदेश में आया अमीश जी, वो तो कहीं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करता, धर्म तटस्थ है। कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर जबरन धर्मांतरण कराएगा, धोखे से कराएगा, प्रलोभन से कराएगा, तो वो अपराध है। तो ये हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगते हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपके चैनल पे बड़ी महत्वपूर्ण है अमीश जी। जी गौरव, जो लोग यहाँ पे कश्मीर में जो हुआ 18 साल की बच्ची के साथ और उसको सही ठहराते हैं, उनसे पूछिए अगर उनकी बेटी होती के साथ हुआ तो कोई उसका अपहरण कर लेता, सिख लड़कियों और के साथ उसके बाद पता चलता वो 50 साल का आदमी है, उनकी बच्ची 18 साल की है, उसकी 2 शादी हो चुकी हैं, और 18 निकाह कर लेता है जबरन धर्मांतरण करा के। क्या ऐसा रिश्ता वो कबूल करते? ठीक है, असगर खान रिप्लाई। क्या है? ओके गौरव, आपने अपनी बात को रखा। गौरव जी आपने असगर खान रिप्लाई। बात कर लूं फिर आप जाइएगा। नहीं गौरव, समय की एक सीमा है। असगर खान रिप्लाई, बात पूरी कर लूं। नहीं गौरव, समय की सीमा है, आपको 1 मिनट 15 सेकंड 20 सेकंड हो गए अपनी बात को रखते हुए। असगर खान रिप्लाई 40 सेकंड। कोई नहीं, आप पूछ लीजिए। 40 सेकंड असगर खान। शायद सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा आप चाय पी रहे, कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बताइए 18 साल की बच्ची जो मेजर है, फिर आप
उसी में कानूनी अगर बात आप करते हैं, आप मुल्क के कानून को नहीं मानते, आप मुल्क की पुलिस को नहीं मानते, आप कोर्ट के कानून को नहीं मानते, आप मुल्क के कानून को नहीं मानते, आप यहाँ की कोर्ट को भी नहीं मानते। आप ये बताइए ना, मैटर करेगी जिसने बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये बताइए मानते हैं या सही? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 18 साल की बच्ची से निकाह कर लिया, वो सही है भाई? 50 साल उसकी उम्र है, 2 बीवियां घर पे है ना। अरे भाटिया साहब, तो वही तो हो रहा है ना, तो आप बात फिर क्यों क्यों कह रहे हैं? आप ये बताइए, लोग बीच में बोल रहे करने दीजिए, कानूनी कार्रवाई हो रही है तो पेश किया गया नहीं, तो आप भाटिया साहब ये बताइए, कोर्ट में पेश किया गया नहीं। आप लोग चाहते हैं कि बस आप ही पहलू खान में जब आप लोग कूद के पड़े थे तो कोर्ट का फैसला आ गया था मिस्टर असगर, जब आप पहलू खान और इखलाक के मामले में आप कूद इस्लाम के बोलते थे, आप इस्लाम को छोड़ दिए, इस्लाम थे, हो अल्लाह ये क्या हो गया, तो कोर्ट का फैसला आ गया था। बताइए आप हिंदुस्तान के आईन को आया था, आप कोर्ट की कार्रवाई को नहीं मानते, इधर उधर की बात मत करिए। कोर्ट ने क्या, अरे धार्मिक चश्मा आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो बच्ची आपकी भी है, बात कर रहे हैं, वो बच्ची आपकी भी है, वो बच्ची हिंदू हो या हिंदुस्तान की है, ये बताइए कोर्ट ने क्या फैसला किया? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप अरे जबरन का मतलब तो बताइए भाटिया साहब, जबरन का मतलब क्या होता है? गौरव एक सेकंड, शहजाद भी जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद पूरा वाला नहीं हो सकता, वकील होके अगर आपको नहीं पता। जी मैं पूछता हूँ, कोर्ट में उसे लड़की को पेश किया गया। एक शहजाद पुनावाला कोई कोड वर्ड सही नहीं है, जांच एजेंसियां सही नहीं है, लेकिन जो फैसला ऑन द स्पॉट किया जा रहा है वही सही है। देखिए अमीश, तीन हिपोक्रेसीज को मैं यहां पर बस्ट करना चाहता हूं। पहली हिपोक्रेसी ये है, ये कहते जांच हो जाने दीजिए, जांच से पहले निष्कर्ष पर क्यों आते? बिल्कुल सही बात। तो हिंदूवादी गुंडे क्यों बोल दिया था गाजियाबाद मामले में? दूसरी बात ये बोलते हैं कि इस्लाम में जबरन धर्मांतरण नहीं है। तो मैं अजगर जी से पूछना चाहता हूं, अजगर, काफिर का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में और उसका मतलब क्या है वो समझाना। और फिर अजगर जी से मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ लॉज थे वो 50 और 60 के दशक में कांग्रेस लाई, जिनकी गोद में ये 200 वोट नहीं मिलते, जिसको मस्जिद के वोट नहीं मिलते, ये तस्लीम रहमानी और अजगर दोनों उनकी वकालत करते हैं। तो ये अजगर और ये रहमानी बताए कि कांग्रेस को कभी सांप्रदायिक नहीं बोला आपने आज तक, उनके साथ तो गठबंधन कर लिया। अरे किस लिए जबरन का मतलब बताओ ना आप। मैं इनसे ये पूछता हूं कि जबरन का मतलब क्या है? अगर एक केस भी जबरन साबित होगा, जबरन का मतलब मैं सजा मिलेगी उसको। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि साबित हो, अभी तो जांच हो रही है, इसमें वेट करना चाहिए। जब जबरन शामिल, जब जबरन का सबूत मिलेंगे तभी होगी कार्रवाई। यहाँ की पुलिस की कार्रवाई असगर खान आपने अपनी बात को रखा। शहजाद अगर 7 साल से अमीश जी फंडिंग हो रही, ठीक है बोला आपने। शहजाद जब आपने शहजाद से पूछा वो जवाब देंगे 20 सेकंड में। शहजाद जवाब तो सुनो, बीच में बोल। अरे भाई क्यों इतना अजान, मतलब इतना लाउड स्पीकर पे क्यों बोलते हो? प्लीज सुन जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर साबित होना है तो साबित होने से पहले हिंदू आतंक कैसे सूट करता है? नहीं, हिंदू आतंक का निष्कर्ष कैसे निकाल दिया था आपने? दूसरी बात, जबरन तब साबित होगा जब जबरन धर्मांतरण के लिए कानून बनेंगे। तो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून जो उत्तर प्रदेश की सरकार लाई, उसका क्यों विरोध किया? कानून है ये कानून नहीं मालूम, 60 में कांग्रेस भी ले आई, मालूम है? इसका विरोध क्यों किया आपने? कैसी बात कर रहे हैं आप? जबरदस्ती के कानून बनाने की बात कहां पे बने? अगर बने थे तो फिर विरोध क्यों किया? लेकिन बने थे, नया वाला आ रहा था तो विरोध क्यों किया? आप मुझे ये बताइए, क्या कह रहे हो? अरे भाई जो अगर पहले से बने थे तो उत्तर प्रदेश के तस्लीम रहमानी ऑन अदर साइड। ओके, अनुराग भदौरिया, तस्लीम रहमानी एंड शहजाद पूनावाला एंड गौरव भाटिया। ओके, असगर खान आप बात कर रही है। एक सेकंड रहमानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। रहमानी साहब, कानून जब उत्तर प्रदेश में बना, जो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का कानून बना, एक सेकंड, उसमें उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उस कानून का विरोध क्यों किया जाता है? उस कानून का किसी कानून से लेना देना नहीं है, उस कानून का किसी धर्म से लेना देना नहीं है, उसका विरोध क्यों किया जाता है? इस पॉइंट का जवाब दीजिए। आप सुनिए, आपके एक बात नहीं सुनने का।
बिल्कुल नहीं सुनूंगा, कोई सवाल का आपके जवाब नहीं दूंगा। अगर आपके चैनल का मैयार इस कदर गिर गया है कि आपको शहजाद पूनावाला से ज्यादा बेहतर आदमी डिबेट के लिए नहीं मिलता, जो पब्लिक लैंग्वेज नहीं जानता, पब्लिक डिस्कोर्स में लैंग्वेज यूज करना नहीं जानता, जिसके जबान से असगर का लफ्ज ठीक नहीं निकल सकता, उस आदमी के साथ डिबेट करने के लिए हमको बिठाएंगे, इसका मतलब आप हमें जलील करना चाहते, चैनल पे बिठा के हमारी बेइज्जती करना चाहते, इसलिए बुलाते हैं। देखिए, मैंने तो उनको भी रोका, मैंने आपको भी रोका, आप भी व्यक्तिगत हुए। ये कोडिफिकेशन किया है, ये कोडिफिकेशन किया है, तो ठीक है, कोर्ट में पता चल जाएगा। अगर ये कोडिफिकेशन है एटीएस का, जिसको आप अपने टॉपिक का, आज की डिबेट का टॉपिक बनाए हैं, और उस कोडिफिकेशन और डीकोडिफिकेशन पे आपको शहजाद पूनावाला जैसे लोग मिलते हैं, तो यकीनन देखिए हमारे तो आप भी मेहमान है, शहजाद पूनावाला भी मेहमान है, हम तो सबसे सम्मानपूर्वक बात करते हैं और सबको सम्मान देते हैं। बता देगी, सुप्रीम कोर्ट बता चुका है, सुप्रीम कोर्ट आपने भी उनको आरएसएस का पिट्ठू बोला, मुंह पे है वो, जो है वो बोला है, जो है वो बोला है, जो नहीं होता तो नहीं बोलते। थाली इसलिए भी कहा थाली बदलते हैं, कभी इस थाली में। देखिए, मुझे लगता है कि पर्सनल रिमार्क्स अवॉइड बोलूंगा, कराए जाए, अपने आप को नियंत्रित करके लोग बहस करें। मैं दोनों पक्ष से निवेदन करता हूं बार-बार, और मुझे कोई शौक नहीं और ये क्राइम का मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा बनाने के प्रयास न करें। ओके, मुझे 10 सेकंड मौका तो दीजिए, मुझे 10 सेकंड मौका दीजिए अमीश, किस्म की लो ग्रेड डिबेट में 10 सेकंड मौका दीजिए। देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, भाषा का स्तर बनाया जाए। देखिए रहमानी साहब, आपने भी अभी जमकर पर्सनल अटैक करे हैं शहजाद पूनावाला को, आपने इनडायरेक्टली कह दिया वो मेरे सामने बैठने के लायक नहीं है। आप उनको देखिए, मुझे लगता है ये बात भी जायज नहीं है ना, आप हमारे मेहमान है, वो भी हमारे मेहमान है। जिस शख्स को इतना एहसास ना हो कि पब्लिक डिस्कोर्स में आप एक सेकंड देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के मसले, आप लोगों की पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई को सुलझाने के लिए नहीं बैठा। हम बड़े टॉपिक पे बात करें। मुझे लग रहा है कि मेरा निवेदन है कि हम बड़े टॉपिक पे ही बात करें। ओके रहमानी साहब, मैंने आपको मौका दिया, आपने लगातार 1.5-2 मिनट बोला। अब शहजाद पूनावाला लगातार अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं बोलने के लिए, उनको 30 सेकंड का मौका जायज बनता है। आपने क्योंकि उन पे काफी कुछ बोला है। ओके शहजाद जी, देखिए एक सेकंड। अमीश मैंने शुरुआती दौर में मैंने आंध्र प्रदेश, मैंने नॉर्थ ईस्ट, इन जगहों का जिक्र किया और राष्ट्रीय सुरक्षा से ये कैसे जुड़ता है ये बताया, और धर्मांतरण जबरन कराना, आतंकवाद कैसे होता है ये बताया। और इसीलिए मैंने आपको आपका वो किया, स्वीकार किया कि आज आपने बहुत बढ़िया टॉपिक किया, अरेंज किया है। पर आज जिस व्यक्ति ने पहले शुरुआत की पर्सनल होने की, उनका बयान है जिसने कहा है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को गलत बोलते हुए कहा है कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा अगर 1000 वर्ष भी लग जाए। यह तय करेंगे कि मैं डिबेट में बैठ सकता हूं कि नहीं बैठ सकता हूं। इन्होंने कोर्ट की अवमानना की, इनको 200 वोट मिलते नहीं है और ये दूसरों पे आकर बोलते हैं ये गलत है। शहजाद जी मेरा निवेदन स्वीकार करें प्लीज। मुझे लगता है कि आपने बोल ली वो बात, अब पर्सनल ना हो वोट मिले और आप भी अवॉइड करें। बात नहीं इलेक्शन लड़ने की, वो दूसरों के वोट गिनवाएगा। आप 200 वोट ले आओ, पहले 200 वोट ले पार्टी में रहने की, उसको पहले अपने मस्जिद के वोट ले लो, 50,000 वोट दिखाई नहीं देंगे। पहले अपने मस्जिद के वोट ले लो, तस्लीम रहमानी पहले अपने मस्जिद के वोट ले लो, बहुत लिए फिर तुम पर्सनल हमला करना। पहले मस्जिद के वोट ले लो, से पहले टिकट ले लो। नहीं चाहिए, यही तो दिक्कत है ना, मुसलमानों के नाम पर टिकट लेने की राजनीति तुम करते हो, ये तुम्हारी असलियत है। नहीं थी, मुझे लगता है कि पर्सनल हम बहुत ज्यादा और भड़काना और टिकट लेना और धर्मांतरण कराना। आप अगर मुसलमान है तो ये इस्लाम के नाम पे कलंक है। आप अगर मुसलमान खुद को दावा करते हैं तो अब देखिए ये मुसलमान घोषित कर रहे हैं, अगर ये आपका दावा है। अब ये मुसलमान लोगों को घोषित कर रहे हैं। मैं घोषित नहीं कर रहा, आप जवाब दीजिए ना। याकूब मेमन के पक्ष में हैं आपको, याकूब मेमन के पक्ष में हैं और जबरन धर्मांतरण को आतंकवाद मानते कि नहीं मानते? पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जबरन धर्मांतरण को आतंकवाद मानता है ये या नहीं मानता है? इस मुल्क के हर शहरी का हक है, धर्मांतरण इस देश के हर शहरी का हक है। ये देखिए, पाकिस्तान द्वारा जबरन धर्मांतरण कराना हक है, ये हक मानते हैं इसको। ये पाकिस्तान द्वारा फंडेड जबरन धर्मांतरण को हक मानता है। अथॉरिटी तो यहाँ पर अथॉरिटी की अगर बात होगी तो बहुत लोगों की कोई अथॉरिटी नहीं है रहमानी साहब। लेकिन अभी आपने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बोला, आपने बोला धर्मांतरण जो है वो इस देश के लोगों का हक है। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्मांतरण कराए तो वो उसका हक है, लेकिन उसके साथ जोर जबरदस्ती हो, उसको धमकाया जाए, बच्चियों के साथ जोर जबरदस्ती हो, उनका धर्मांतरण कराया जाए, ये किसका हक है? आप इस हक को लेजिटिमेट क्यों करना चाहते हैं? मेरी प्रॉब्लम ये है, आप इस गंदे खेल को लेजिटिमेट क्यों करना चाहते हैं? प्रॉब्लम ये है, एक सेकंड, आप इस गंदे खेल को लेजिटिमेट क्यों करना चाहते हैं? मेरी समस्या ये है।
ये इस देश अगर का पहले जबरदस्ती से की बात रखा हुआ करेंगे, कानून धर्मांतरण है। नहीं हो सकता। अमीश जी, एक मिनट आ जाऊं। गौरव भाटिया आप आइएगा, लेकिन अनुराग भदौरिया पहले, अनुराग भदौरिया जब इस कानून में ना हिंदू था, ना मुसलमान का नाम था, ना सिख का नाम था, ना ईसाई का नाम था, ना बौद्ध का नाम था, ना जैन का नाम था, ये धर्मांतरण के ऊपर एक कानून आया, समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध क्यों करना शुरू कर दिया? और इसी कार्यक्रम में आप कह रहे हैं कि हम तो इसके बिल्कुल पक्ष में, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? मैंने तो आपको बोला ही, जब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? अब देखिए 1 घंटे का आपका शो था, इतने देश की जनता आपके शो को देख रही होगी, उसको क्या मिला? सुनिए, सुनो मेरी बात तो सुनो ना। आपने तो चुनाव से भी जोड़ दिया ना, आपने बोला 2014 में भी यही करा था, 2017 में भी यही करा, 2021 में भी यही कर रहे हैं। देखो आपने तो चुनाव से भी जोड़ दिया। उमर गौतम को किसी ने बोला था अभी चुनाव है कि तुम ये काम करो? किसी ने बोला था कश्मीर के अंदर की सिख बच्चियों को उठा के ले जाओ और ये काम करो? चुनाव का क्या मतलब है इसके अंदर? चुनाव अभी 8 महीने दूर है, आपको चुनाव ही दिख रहा है सिर्फ, और इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रहे? आपके मन में चुनाव है? अनुराग भदौरिया बोल लो या मैं बोल लूं? अनुराग जी, मैं बोलने दे रहा हूं आपको, आपके मन में चुनाव है क्या? इसीलिए इस विषय पर नहीं बोल रहे। जवाब दीजिए। तो सवाल भी पूछ रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, सवाल भी पूछ रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, तो जवाब हमें देंगे कि आप दोगे? ये बता दो मुझे। देखिए मैंने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी, मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान नहीं करती है, समस्या के सामने एक दूसरी समस्या लाके खड़ी कर देती, क्योंकि उसको काम नहीं करना है। पूरा जनमानस खतरे में है, महंगाई और बेरोजगारी से आत्महत्या हो रही है, कानून के साथ है, जिसमें किसी धर्म का नाम नहीं है। मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यस और नो? अनुराग भदौरिया, आप धर्मांतरण के कानून के साथ है, हाँ या ना? प्रभु, आप धर्मांतरण के कानून के साथ है, हाँ या ना? कमाल का आदमी है यार ये भी। अरे सुन तो लो, मैं अपना बात कहना, आप यार कमाल की बात करते हो। आप तो ऐसा बोलने नहीं दोगे, हावी रहते हो तो भैया 2 प्रवक्ता अपने साथ और लग बैठा लिया करो, तब तो हम जवाब दे पाएंगे। अब ऐसा जवाब देना बोलते आप चिल्लाने लग जाते हो, कमाल। तो जवाब कैसे मिलेगा आपको? मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर में कानून आपने भी पढ़ा है, तो उसमें लिखा है कोई भी जात धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म को जबरन उसको करवाने की कोशिश करता है या उसमें अत्याचार करता है, उसमें कानूनी कार्रवाई होगी। गौरव जी, पहले आप, क्योंकि काफी कुछ बोला गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि बाहरी पार्टियों पे आरोप रहता था कि वो तुष्टीकरण की दूसरी प्रकाष्ठा करती है, आप पे आरोप रहता है कि आप लोग एक ही समुदाय पे कार्रवाई करते हैं और उसका चुनावी फायदा लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेन्स? अमीश जी, कौम का कलंक तो डिकोड कर लेगी एटीएस पुलिस, लेकिन देश के लिए कलंक कौन है ये जरूर मैं आपके चैनल पे बता दूं। जो याकूब मेमन को निर्दोष मानते हैं क्योंकि वो मुसलमान है, वो देश के लिए कलंक है। जो अफजल गुरु की फांसी को न्यायिक हत्या बताते हैं, वो देश के लिए कलंक है। जो 18 साल की हमारी बच्ची अगर कोई जबरन धर्मांतरण करा के निकाह करता है 2 बीवियों के बाद और उसे सही ठहराते हैं, तो वो कलंक जरूर है। और सपा के प्रवक्ता कह रहे थे जनमानस खतरे में है। नहीं अमीर जी, जनमानस खतरे में नहीं है। सपा की टूटी हुई साइकिल बिना गद्दी के, जिसका डंडा उन्हें चुभ रहा है, वो खतरे में है। और अंत करूंगा, स्टैनिस्लाइस करके वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जजमेंट है। धर्म अपना पालन करने का हक का मतलब ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप धर्मांतरण करा सकते हैं। ठीक है, असगर टू वर्शिप योर रिलीजन डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्टैनिस्लाइस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। गौरव मेरे पास समय सीमा है। असगर खान 20 सेकंड। असगर खान 20 सेकंड। थैंक यू। जी अमित साहब, पहले तो मैं ये बता दूं, भाटिया साहब जो जजमेंट की बात कर रहे हैं, इस जजमेंट को भी पूरा पढ़ें। इसमें भी जबरन का है कि कोई जबरदस्ती करता है तब वो कानून है, अदरवाइज सुन लिए, पूरा पढ़िए, उसके बाद फिर इसके बारे में बताइए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। जबरन का उसमें भी वर्ड इस्तेमाल है जो आपके पास कोई डेफिनेशन नहीं। मैं तो अमित साहब सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं अमित, पर ये जो सिख बच्चियों के साथ हुआ कश्मीर में इस हफ्ते, एक सेकंड सर, जो इस हफ्ते सिख बच्चियों के साथ हुआ, क्या वो जायज था या नाजायज था? मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, 10 सेकंड। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, इस सरकार के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा है। ठीक है, ओके, समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ओके, शहजाद पूनावाला 10 सेकंड, शहजाद पूनावाला 10 सेकंड, क्विक 10 सेकंड, देन 10 सेकंड तो तस्लीम रहमानी, 10 सेकंड, शहजाद पूनावाला।
देखिए, जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग होकर आईएसआई की मदद के साथ लेकर बच्चियों को, वल्नरेबल बच्चियों को कन्वर्ट कराना, ये स्वैच्छिक धर्मांतरण हो रहा है और ये संविधान के हिसाब से, तो ये संविधान नहीं, ये किसी और शरिया की किताब के हिसाब से होगा और कौम के कलंक वो है जिनकी मस्जिद उनको 200 वोट भी ना दे। तस्लीम रेवानी 5 सेकंड, लास्ट वर्ड तस्लीम रेवानी। देखिए, जबरन तो दवा पिलाने से भी वोमिटिंग हो जाता है, तो जबरन तो इस देश में कुछ भी नहीं चल सकता, लेकिन जो लॉ संगत है, जो अलाउड है, गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में। जी सर, थैंक यू। मेरे पास समय नहीं है फिलहाल, इतना ही। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन कोई मजहब नहीं सिखाता जोर और जबरदस्ती करना। नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।